इन एयर हमने डिस्कस किया था, एंड लास्ट जब हमने टॉपिक खत्म किया था तो वेलोसिटी ऑफ साउंड लिया था हमने, वो होता है v इक्वल टू बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। एयर के केस में बल्क मॉडुलस जो है गामा पी आर था, एडियाबैटिक प्रोसेस माना था आपने, तो आपका एक्सप्रेशन वाज गामा पी बाय रो, गामा आर टी बाय एम। फिर हमने देखा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगा, वी सॉ ऑल दीज थिंग्स। और उसके बाद फिर मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग जो होगी वो होगी v इक्वल टू टी बाय म्यू, वेयर म्यू इज द t is the tension in the string obviously, and mu is the mass per unit length of the string, where mu is the mass per unit length of the string। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके ओके, तो एक क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं पहले इसके। इस स्ट्रिंग बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं, आईआईटी वगैरह का बहुत फेवरेट है ये, और साउंड के भी आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए इसमें। लेट अस ट्राई सम क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द ऑक्सीजन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 430 मीटर पर सेकेंड, टेम्परेचर टी। तो सेम टेम्परेचर पे हीलियम में कितनी वेलोसिटी होगी ये आपको बताना है। सर 430 है 460? 460 है ये, 460। ठीक है, दिस 460 मैं दोबारा लिख देता हूँ साफ साफ। So 1427. 1427, 1427। ओके, 1420 है आंसर। देखिए थोड़ा और एक्यूरेट आ सकता है। Approximately देता। अच्छा, आ रहा है 1420। इसमें ये Yes, मोनो sir. हाँ, इसमें गामा भी चेंज होगा क्योंकि मोनो और डाया है, एंड मोलर मास भी चेंज होगा, तो दोनों का फैक्टर में लेना पड़ेगा। गामा आर टी बाय एम यूज कर सकते हैं वेलोसिटी के लिए। गामा दोनों का डिफरेंट होगा, मोनो का अलग, डाया का अलग। बाकी लोगों को निकाल लो फटाफट से, बता दो निकाल दिया तो।
निकाला बाकी लोगों ने? सर निकलने वाला। निकलने वाला है? तो करो करो। निकला बाकी लोगों का? सिंपल है यार, तो गामा चेंज कर दो बस। गामा अगर ध्यान है सबको, नहीं ध्यान? किसने कोई डाउट बोला क्या? ऑक्सीजन का गामा कितना होगा इसमें? डायटोमिक के लिए गामा कितना होता है? 7/5। नहीं याद है तो लिख लो यहाँ से, फॉर्मूला पता ना मैं। ठीक है, डायटोमिक के लिए हो जाएगा। मोनोटोमिक के लिए कितना हो जाएगा ये? 1/3। ठीक है, बस वेलोसिटी हमें कंपेयर करनी थी ना, तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है? गामा आर टी बाई एम होती है। इसमें क्या है, दोनों केस में आर और टी तो चेंज नहीं हो रहा, गामा चेंज हो रहा है। तो वी कैन राइट वी ऑफ द O2 बाय वी ऑफ द हीलियम इक्वल टू गामा हीलियम बाय मोलर मास ऑफ द हीलियम मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय गामा ऑफ द ऑक्सीजन। बस अब गामा ऑफ द हीलियम आपने लिख ही लिया, मोनोटोमिक का 5/3 मल्टीप्लाई बाय हीलियम का कितना हो जाएगा? 4। ऑक्सीजन O2 है तो कितना हो जाएगा? 16×32 और ये 7/5। इसको सॉल्व कर लो, कितना रहे पूरा? 5/3 तो ये हो गया 5/3 इंटू 4 नीचे आ गया, 32 ऊपर चला गया, 5 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, 4 अट्ठे 32, 5 को बाहर ले आओ, 8 में से भी 2 को बाहर ला सकते हो, 2√2 हो जाएगा ये, डिवाइड बाय रूट ऑफ 21 सॉरी। ठीक है, ऐसा कुछ करके सॉल्व कर लो। कितना आ गया? 10। √21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, √42 आ जाएगा बाय 21। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन बाय हीलियम। ऑक्सीजन की आपको दे रखी है 460 है, हीलियम की निकालनी थी आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिर, तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम आ जाएगी आपकी। तो कहाँ तक गए थे इसमें बाकी लोग? कहाँ तक गए थे? कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन, मोलर मास वगैरह ठीक रखे थे या उसमें कोई गड़बड़ी की किसने? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो जैसे- मैंने हाँ हाँ बोलो बोलो। अच्छा सर मैंने वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर दिया था, उसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया था। ओके ओके, हाँ तो ट्राई सर करो बाई चांस हीलियम का 2 ले लिया था। मुझे पता था गलती करोगे, ये गलती करते हैं बच्चे, ऑक्सीजन की गलती बहुत करते हैं, हीलियम की गलती तो भी करते हैं, है ना? तो ये सब गलतियां कॉमन है आपकी, तो ऐसा नहीं है कि ये गलतियां और लोग नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है प्रैक्टिस करेंगे तो कम होंगी। अब मेरे लिए यहाँ पे और आसान हो गया, मैंने 10 को डिवाइड नहीं किया तो मेरे लिए इजी होगा, 10 से काट लेता हूँ यहाँ पे, है ना? तो अब तो और ही आसान हो गया। तो ये इससे बन जाएगा यार, जो भी बनेगा। क्या बनेगा ये? सर जो वैसे रेशियो आपने लिखा है वो उल्टा लिख दिया। गलत लिख दिया? हाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग हीलियम रही का पढ़ा। है, आंसर कम आ रहा है। 460 10√2 21, कुछ गड़बड़ है ना? यस। सर बस 460 के अलावा जो चीजें लिखी हैं वो इन्वर्स कर देंगे तो हो जाएगा ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ऑक्सीजन को ऊपर कर दिया, या ऑक्सीजन ऊपर था ना यहाँ पे, मैंने यहाँ हीलियम को ऊपर कर दिया था, राइट। देखो मैंने भी गलती कर दी ना फिर, ये तो ये भी कर सकते हो पेपर में, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक। एनीवे तो इसको इन्वर्स कर लेंगे तो उससे हो जाएगा, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया, कंसेप्ट तो समझ में आ गया सबको? है ना, थर्मो का यूज कर रहे थे, थर्मो की जो चीजें हैं आपने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, वही हम यूज कर रहे थे। तो इसमें कई बार ऐसे ही पूछ रहा था कि यार एयर में साउंड की स्पीड इतनी है और एयर के मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी होगी, या हीलियम में साउंड की स्पीड इतनी है। तो आपको पता है वो, हम अगर वो पूछेगा कि एयर के मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी होगी, तो फिर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? v इक्वल टू √3RT/. करेक्ट, वहां पे वो लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है, कई बार बच्चे जो है इसको आपस में मिक्स कर देते हैं, तो ये भी ध्यान रखना कि अलग अलग है ये चीज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जब साउंड या कोई भी वेव जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो क्या प्रॉपर्टी उसकी सेम रहती है? 3 प्रॉपर्टी है ना, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा और वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लैम्डा आपकी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि v इक्वल टू लैम्डा एफ है। तो अगर एक भी चेंज हुआ इन दोनों में से तो दोनों चेंज होंगे, v और लैम्डा। ये कांस्टेंट रहेगी आपकी f। तो जब भी कोई साउंड या कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये हमारे जो सोर्स साउंड एमिट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो किस फ्रीक्वेंसी से एमिट कर रहा है, तो वो आपकी चेंज नहीं होती। और जो वेवलेंथ वगैरह होती हैं वो मीडियम की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है ना, मीडियम के इनर्शिया कितना है, इलास्टिसिटी कितनी है, वो सब फैक्टर पर डिपेंड करती है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी वेलोसिटी और वेवलेंथ वैसे वैसे चेंज होती जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है अगर, तो फ्रीक्वेंसी को वी कैन कीप सेम, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक वेव है जिसका वेवलेंथ है 0.5 मीटर। ये एक वेव है जिसका वेवलेंथ है 0.5 मीटर, और 2 पॉइंट हैं आपके ए और बी मान लो। इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है π/5। फेज डिफरेंस इज π/5। तो क्वेश्चन है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस क्या होता है? हमने सर फेज अभी डिफरेंस हमने नहीं फेज पढ़ा अभी? डिफरेंस नहीं पढ़ा। नहीं सर, अभी हमने उसकी इक्वेशन नहीं पढ़ी ना, सिंपल हार्मोनिक की। ओके ओके ओके, अच्छा फेज डिफरेंस आपने नहीं पढ़ा ना, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। फेज डिफरेंस हमने फेज भी नहीं पढ़ा अभी, फेज क्या होता है, राइट? यस सर। यस मैं एक्चुअली 12th वालों को ना पढ़ा था ऑप्टिक्स में फेज डिफरेंस आता है ना, उसमें फेज और फेज डिफरेंस आता है, तो मैं एक्चुअली मेरे को ध्यान था कि आपकी क्लास में पढ़ा दिया कुछ फेज के बारे में। चलो कोई बात नहीं, इसको नहीं करते अभी, फिर इसको अभी ऐसे नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। अभी जब आएगा तो देख लेंगे क्या होता है फेज और फेज डिफरेंस, ठीक है। चलो वो कर लोगे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कर लोगे आप, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ ओके यस सर। चलिए ये करते हैं कि
ये करेक्ट। गैस है, गैस का टेम्परेचर हमने बढ़ाया 600 केल्विन, ठीक है, बाय 600 केल्विन, ठीक है, बाय। तो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड becomes √3 times, √3 times। सिंपल क्वेश्चन। तो आपको बताना है इनिशियल टेम्परेचर कितना था। आंसर डिग्री सेल्सियस में बताना है। $27°C। करेक्ट। यस सर, आ गया। ओके, सब लोगों ने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। कर रहे हो अभी? करो जल्दी, बताओ आंसर। आ रहा नहीं आ रहा? आगे सबका 27°C। यस सर। यस सर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना? ओके। अच्छा, तो आप अच्छा, जैसे हम साउंड होता है मेरा ना, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी बोल रहे हो, और मान लो कोई और भी बोल रहा है, मान लो लाइन रोअर कर रहा है, सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ये बोल सकते हैं हम फॉर्मूला अगर सबकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर, ब्रेक। वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, एक मिनट रुको फिर। हेलो, अब आ रही है आवाज कंटिन्यूअस या ब्रेक हो रही है अभी? अब सही सर। सब ठीक है। अब सही है, ओके। हम लोग साउंड की बात कर रहे हैं, साउंड ही ब्रेक हो रहा है। चलिए, मैं ये कह रहा था कि मान लो मैं बोल रहा हूँ आपको, और आप लोग भी बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो है गाड़ियाँ भी चल रही हैं, उनकी आवाज़ भी आ रही है, और भी चीज़ें कई सारी। तो ये सारी जो साउंड है वो एटमॉस्फेयर में ट्रेवल कर रही हैं, तो सबकी क्या सेम होनी चाहिए इसमें? इस केस में स्पीड सेम होगी, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ? स्पीड। यस सर, स्पीड। स्पीड। स्पीड सेम होगी, क्योंकि हमने स्पीड का जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि भाई सोर्स क्या है आपका। वो तो डिपेंड करती है आपकी गैस कौन सी है, टेम्परेचर कितना है, डेंसिटी कितनी है, प्रेशर कितना है। तो सबकी स्पीड सेम होगी, है ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी इस केस में। यस। यस सर। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। तो जो सोर्स है आपका, जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करती है, लेकिन जो स्पीड में ट्रेवल वेव करेगी वो डिपेंड करेगा कि कौन से मीडियम में है। जिस मीडियम में वो होगी, जो उसकी मीडियम की प्रॉपर्टी होंगी, उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली। राइट, ये बात सही है? यस सर। यस। Yes, sir. ओके। ठीक है। अच्छा, ये बताइए फिर,
आपने साउंड का तो पढ़ लिया, अब जो हमने स्पीड पढ़ी है स्ट्रिंग वाले की, उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, टी बाई म्यू था, है ना। अच्छा चलो, तो ये बताओ, एक क्वेश्चन है, पहले सिंपल कर लेते हैं फिर इसको थोड़ा सा अच्छा करेंगे। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 7 मीटर हैज मास 0.035 kg एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 60.5। तो आपको पता नहीं है वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग कितनी होगी, पहले ये बताइए कितना होगा। Say 110. 110। ओके, लेट मी चेक, कितना आंसर है इसका, बाकी लोग भी निकाल लो तक, देखो क्या आंसर आता है। यस सर। 110। 110। 100 110 सबका वही आ रहा है, तो मान लेते हैं 110 होगा। कौन सा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन था, क्या आंसर है इसका 22वें का, सी 110 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। ये क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा थोड़ा देखते हैं ना, पहले ये करते हैं। चलो, ये कह रहा है सबका आगे 110 में, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को, वेलोसिटी इज 110 मीटर पर सेकेंड। किसी को होगा तो बता देना, मैं नहीं तो आगे बढ़ता जाऊंगा फिर। कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय 69%, और आप चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, नहीं ये आप अभी नहीं कर पाओगे, इसमें रुक जाओ, ये वाला नहीं करते, ये वाला करते हैं पहले। हाँ 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 हाँ, इसमें मास नहीं दिया उन्होंने, लेंथ ऑफ 20 मीटर। ये कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है और उसको ऐसे टांगा वर्टिकली, स्ट्रिंग को हमने क्या किया, वर्टिकली सपोर्ट किया हुआ है, और इसकी जो लेंथ है इट इज 20 मीटर। अच्छा, आप एक चीज बता सकते हो मुझे कि जो ये, मान लो मैं वेव यहाँ से प्रोड्यूस करूँ कोई, और वो यहाँ से यहाँ मूव करेगी, तो उसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करूँ और उसे आगे मूव कराऊँ तो उसकी स्पीड घटेगी, बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी। एनी आइडिया। सर कम हो जाएगी कम हो जाएगी, क्यों। सर, क्योंकि स्ट्रिंग का मास होगा, और सर मास थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर मास और टेंशन डिपेंडेंट होंगे। तो जैसे जैसे वेव ट्रेवल करेगी तो जो उसे ट्रेवल करना है, पाथ ट्रेवल करना है, उसका मास कम होता जाएगा और टेंशन भी कम होता जाएगा। नहीं, थोड़ा सा और सोचो, सही मैंने सोच तो रहे हो डायरेक्शन, लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं सोचा आपने। म्यू तो सेम होगा ना थ्रू आउट द रोप, थ्रू आउट द रोप म्यू विल बी सेम, आपका टेंशन चेंज करेगा। सर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन हो जाएगा, अगर हम लीनियर डेंसिटी म्यू मान लेते हैं तो एम को हम म्यू एक्स लिख सकते हैं, और एक छोटा एलिमेंट ले लेते हैं डी एक्स, तो उसके लिए टेंशन हो जाएगी म्यू एक्स जी, वेलोसिटी होती है टी बाई म्यू,
हो जाएगी म्यू एक्स जी अपॉन म्यू, तो वेलोसिटी आ गई रूट एक्स जी। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे जैसे एक्स घटेगा वेलोसिटी घट जाएगी। यानी ऊपर जाते हुए क्या होगा, वेलोसिटी घटेगी आपके हिसाब से? ऊपर नहीं सर, यहाँ पे एक्स हमने नीचे से माना है, तो ऊपर जाके बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें देखो म्यू तो कांस्टेंट होगा। म्यू तो क्या है, स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, कैसा स्ट्रिंग है, मोटा स्ट्रिंग है, पतला स्ट्रिंग है, कैसा स्ट्रिंग है आपका, उसका मास कितना, डेंसिटी कितनी है। तो ये तो पूरे स्ट्रिंग के लिए कांस्टेंट होगा अगर आप पर यूनिट लेंथ लोगे। टेंशन चेंज करेगा। टेंशन कहाँ पे ज़्यादा होगी, इस पॉइंट पे ज़्यादा होगी या इस पॉइंट पे ज़्यादा होगी आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से? ए पे या बी पे? बी पे। बी पे है, क्योंकि बी के नीचे मास ज़्यादा है, उससे सपोर्ट ज़्यादा मास को करना है, तो बी पे टेंशन ज़्यादा होगी, तो टेंशन एट बी विल बी मोर। तो वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी फिर? सर बी पर। सब बी पे। ज़्यादा होगी, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि 20 मीटर की रोप है और इसको मैंने नीचे से प्लग कर दिया। प्लग करने का मतलब उसको डिस्टर्ब कर दिया ऐसे, और इससे वेव ट्रेवल करने लगी ऊपर को। तो आपको बताना है कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगी, इसका टाइम निकालना है कि ये कितने टाइम में यहाँ पहुंचेगी। जी की वैल्यू 10 लेनी है। करो उसको ट्राई, देखो कर सकते हो क्या। सर 2√2 सेकेंड। 2√2 इज करेक्ट। गुड, बाकी लोग भी निकाल लो। सर आंसर क्या है? 2√2 सेकेंड। निकाला, बाकी लोगों ने इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसमें एलिमेंट लेना पड़ेगा, वहाँ पे टेंशन देखनी पड़ेगी कितनी है। एक एलिमेंट ले लो कहीं पे भी, एक्स डिस्टेंस पे ले लो फ्रॉम द बॉटम, या टॉप से ले लो जहाँ पे आपको देखना है, जैसे करना है। यहाँ पे एक एलिमेंट ले लो, डी एक्स थिकनेस मान लो इसकी, डिस्टेंस मान लो यहाँ से एक्स है, तो
टाइम जो उसको लगेगा क्रॉस करने में dt मान लो, dt होगा यहाँ पे dx बाय वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी हमारी t बाय म्यू। t कितना होगा यहाँ पे, t होगा यहाँ पे टेंशन, जो इसके नीचे स्ट्रिंग है उसका टेंशन, तो इसके नीचे स्ट्रिंग x लेंथ का है, तो यू कैन से x लेंथ है उसकी इंटू मास पर यूनिट लेंथ, ये मास आ गया पूरा इंटू g, एंड म्यू इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो म्यू, मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा भी लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं, तो ये रूट एक्स जी आएगा वेलोसिटी, और ये डी एक्स आया, ये डी टी। अब आपको निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा टाइम को, यू आर गेटिंग दिस थिंग। अब आपको ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से t, और x आपका वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू l। ठीक है, इसको देखो, कोई डाउट है किसी को तो बताओ, इसमें ऐसे करेंगे, कोई डाउट है किसी को? देखो सब लोग आंसर आ रहा है, फिर क्या डाउट सर टेंशन की जगह हमने क्या लिखा है? किसकी जगह पे? टेंशन। टेंशन की जगह हमने क्या लिखा है? टेंशन की जगह हमने क्या लिखा है? टेंशन हमारा हो जाएगा m इंटू जी होगा ना, ये यस सर। एम जी मतलब इसका मास Period। है ना, इसका मास जो होगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स, यस या सर। म्यू इंटू एक्स भी बोल सकते हो, बस इंटू जी ये करो। ठीक है, अब करो, देखो इंटीग्रेशन हो पा रहा है। और किसी को डाउट है कोई इसमें? निकला आंसर 2√2? निकलने वाला। निकलने वाला है, करो फटाफट, इंटीग्रेट करो जल्दी, वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ पे एल वेल तो कट जाएंगे आपस में, मुझे लगता है एल तो दिया हुआ है, सॉरी, बाकी तो कट गया आपका म्यू वगैरह। किसी को डाउट है कुछ और? निकल रहा है सबका? आ गया। आ गया 2√2। बाकी लोगों का Yes. आया? बाकी लोगों का आया? यस सर। Yes. ओके ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? आगे देखते हैं फिर हम, चलिए फिर से आगे देखते हैं। कुछ और आ रहा है। सॉरी, कुछ और आ रहा है आंसर? कोई कुछ पूछ रहा है? यस कुछ कुछ और और आ आ रहा रहा है? है।
इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स की पावर -1/2 है तो +1/2 हो जाएगी, और डिवाइड बाय हाफ, रूट जी तो बाहर आ जाएगा, रूट जी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L, यानी हो जाएगा 2√x, एक्स की जगह L आ जाएगा, बाय रूट जी -0, तो 2√L आ जाएगा ये, बाय जी, और ये यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो टाइम आ जाएगा, तो इसका टाइम आ गया आपका 2√L/g, विच इज इक्वल टू 2L कितना दिया था 20 मीटर, जी था 10, 2√2 तो आया है। क्या गलती कर रहे हो? थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी। अच्छा अच्छा, चलो तो निकल जाएगा सबका 2√2, ठीक है। अब तो नहीं ना डाउट किसी को, अब तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फेज और फेज डिफरेंस समझा देता हूँ क्या चीज़ होती है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फेज एंड फेज डिफरेंस। वैसे तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे अभी, और एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, कोई बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जरूरत पड़ने वाली है बीच में, तो बस उतना समझ लेते हैं हमारा क्या होगा, बाकी फिर हमारा काम चल जाएगा आगे, फिर इसको एसएचएम में देखेंगे, ठीक है। तो देखो फेज और फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है। मान लो कोई आपकी वेव है स्ट्रिंग में, तो इस वेव में आप देखेंगे कई सारे लूप हैं, और इन लूप में आपने वाइब्रेशन किया तो वेव मान लो इधर को ट्रैवल कर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव होगी। अब मैं अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करूं सपोज, तो वेलोसिटी पार्टिकल में क्या होगा कि ये जो पार्टिकल होंगे ये नीचे आ रहे होंगे, हो सकता है, अगर ये नीचे आ रहे होंगे तो ये ऊपर जा रहे होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है ना। मतलब देखेंगे क्या रिलेशन आएगा, भी देखेंगे कैसे कैसे आता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पर मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे एक वेव खत्म हो गई आपकी, जो कंडीशन इस वेव के पार्टिकल्स की होगी वही लगभग इस पार्टिकल की होगी दूसरे वेव के, है ना। वेव पल्स बोलते हैं इसे, वेव पल्स जो होगी हमारी वो वेव बनाती है, या वेव ट्रेन बोल सकते हैं, वेव मिला के हमारी वेव बनाती है। तो सबकी कंडीशन सेम होगी। तो ऐसे यहाँ के पार्टिकल होंगे, उनकी अपनी पोजीशन, सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी होंगी, एक डायरेक्शन होंगी, सबकी अपना कुछ होगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि इधर को होगी, इधर को किधर को होगी, पर ऐसे होगी मान लो। अब आप देखें तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल मूव करेंगे। हो सकता है जब ये यहाँ पे पहुंचे मीन पे, तो ये वाला पार्टिकल भी हो सकता है मीन पे पहुंच जाए उस टाइम पे, ऐसा हो सकता है ना, ये पॉसिबल है। एंड जैसी यस और ये, ठीक है, ऐसे जब यह पहुंचेगा यहाँ पे पार्टिकल, तो ये वाला पार्टिकल पहुंचेगा, तो मैंने ये जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है पार्टिकल ये, और ऊपर वाले ये कॉरेस्पॉन्डिंग है आपस में। ऐसे ही हो सकता है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल को यहाँ पे भी हो, है ना। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये पार्टिकल सेम फेज में है। हम कहेंगे कि पार्टिकल क्या है कि जो ए पे पार्टिकल है स्ट्रिंग का और जो बी पे है वो सेम फेज पे हैं, वो सेम मूव कर रहे हैं। मतलब जब वो नीचे जा रहा है तो वो भी नीचे जा रहा है, जब वो ऊपर जा रहा है वो भी ऊपर जा रहा है, बी वाला भी। ऐसे हम कह सकते हैं सी और डी आर इन द सेम फेज। ऐसे आपके और पार्टिकल भी हो सकते हैं वेव में बहुत सारे। तो किसी वेव का हम जो है फेज डिफाइन करते हैं, उसका फेज कौन से फेज में है, ठीक है। तो आप देखोगे भी एसएचएम में हम उसका फेज जो डिफाइन करेंगे, वो हमारा फेज जो होता है 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी करता है, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो आप ये मान सकते हो अभी ये जो हमारी वेव है इसके लिए जो फेज है हमारा यहाँ से यहाँ तक, वो 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी करता है। अगर हम इसको 0 मान लें बाई चांस, हो सकता है हम कुछ ही मान लें, लेकिन उसके बाद फिर ये कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। अगर ये 0 होगा तो ये 2 पाई आ जाएगा फाइनली। अगर आपने इसको π/2 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा फिर, p/2 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा मेरे ख्याल से।
यस क्योंकि 2 पाई ऐड होना ना उसमें। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको क्या मानते हो, जो आप इसको मान लोगे उसके अकॉर्डिंग सबका फेज आ जाएगा। अच्छा ये सिंपल केस ले लेते हैं अभी, अगर इसका फेज 0 है, इसका 2 पाई है, तो ये कितना फेज आएगा? पाई और ये वाला बाय 2। तो ऐसे कंडीशन बन जाएगी इसकी। तो हम बोलेंगे कि ये फेज हमारा जो है वेव का इतना है, 2 पाई है। उसके बाद फिर हम यूजुअली रिपीट कर लेते हैं, फिर हम ये बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पे लेंगे तो या तो हम उसको बोलेंगे कि पाई/2 पे है, या फिर हम इसको बोलेंगे कि सॉरी, जैसे ये वाला आपका पाई/2 पे था, तो हम ये जो, और ये पाई पे था ये वाला पार्टिकल, तो जो अगला वाला होगा इसको आप बोल सकते हो कि ये तो पाई बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो 2 पाई प्लस पाई। आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता है, फिर ये फंक्शन आपका रिवर्स हो जाता है 2 पाई के पीरियड के बाद। ऐसे इसको फिर 4 पाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो सो ऑन इट विल कीप ऑन गोइंग। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फेज, ठीक है। अब हम ये तो वेव के टर्म में बात कर रहे हैं। अगर मान लो जैसे पेंडुलम होता है, कोई पेंडुलम में वैसे हो सकता है, दो पेंडुलम मान लो ऑसिलेट कर रहे हैं अलग अलग, दोनों मान लो सेम एक्सट्रीम पे एक साथ पहुंचे, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों सेम फेज पे हैं। फिर दोनों मान लो यहाँ पे जब ये पहुंचा, ये भी यहाँ पे पहुंच गया, तो विल से कि दे आर मूविंग द सेम फेज। ये यहाँ पे पहुंचा तो ये भी यहाँ पे पहुंच गया मान लो, तो दे आर इन द सेम फेज वी कैन से, ठीक है। लेकिन मान लो कोई पेंडुलम आपका एक यहाँ पे है और ये वाला एक्सट्रीम पे है, तो ये फेज में नहीं है, ये फेज में नहीं है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इनमें फेज डिफरेंस है। अब फेज डिफरेंस क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा, फेज डिफरेंस कितना होगा। तो फेज डिफरेंस कितना भी हो सकता है। अब अगर इससे आप कंपेयर करोगे, तो मान लो आपने पेंडुलम का जो मोशन होगा, यहाँ से मान लो उसने स्टार्ट किया ऐसे चलना सपोज, तो एक बार वो यहाँ जाएगा एक्सट्रीम पे, फिर वो मीन पे आएगा, फिर वो इधर एक्सट्रीम पे जाएगा और वो फिर मीन पे आएगा। तो उसका कंप्लीट जो है एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो टोटल में कितना फेज बनना चाहिए, 2 पाई का फेज। जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो फेज डिफरेंस कितने का आएगा, पाई/2 का। फिर यहाँ से यहाँ आया तो फेज हम बोल सकते हैं पाई हो गया, फिर 3 पाई/2 हो गया, और फिर दोबारा 2 पाई हो गया। ये बात समझ में आई? यस सर। इससे कंपेयर कर सकते हैं हम, है ना। तो ये हमारे बोलते हैं कि पेंडुलम का फेज है, ये पेंडुलम का फेज डिफरेंस है, वो सब हम उससे बोलते हैं, ठीक है। ऐसी पेंडुलम में कर सकते हैं, ऐसी बाकी में भी देखेंगे हम आगे जाके कि कैसे कैसे हम फेज डिफरेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशन बन सकता है। फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई लिखते हैं। जो आपका ये दो पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, उसको हम लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा के लिए मेरा जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई का। तो 1 मीटर के लिए जो फेज डिफरेंस आएगा वो 2 पाई बाय लैम्डा आएगा। यस और अगर मेरा मान लो x मीटर है, डेल्टा x मीटर है, उसके लिए जो फेज डिफरेंस आएगा वो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स आएगा, डेल्टा x, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन, बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन फाइंड द पाथ, यू कैन फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। डेल्टा x अगर उनकी दूरी है तो यू कैन फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो ये क्या है एक्चुअली आपका, ये आपका आया फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, ठीक है। लैम्डा के लिए फाई कितना था, 2 पाई, 1 मीटर के लिए इतना, तो डेल्टा x मीटर के लिए इतना। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। समझ में आया? यस सर। तो वी कैन सिंप्लीफाई, वी कैन राइट 2 पाई को नीचे लिया तो अगर मैं, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा पाई बाय 2 पाई, क्योंकि फाई फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं 2 पाई को उसके नीचे रख देता हूँ और इसको मैं लैम्डा लिख देता हूँ। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। इसको ठीक कर लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अगर पार्ट डिफरेंस दिया हुआ तो हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, या हमें फेज डिफरेंस दिया हुआ तो हम पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो डेल्टा फाई हियर इज द फेज डिफरेंस and delta x is the path difference. ये आपको आगे जरूरत पड़ेगी जब भी आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ोगे। अभी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि मान लो ऐसी कोई वेव है और एक दूसरी वेव आई,
वो दोनों सुपर इम्पोज कर गए एक जगह पे, तो क्या होंगे, क्रस्ट और क्रस्ट मिल जाएंगे, ट्रफ और ट्रफ मिलेंगे, तो रिजल्टेंट वेव जो आएगी वो ज़्यादा बड़ी आ जाएगी ऐसे। लेकिन मान लो कोई ऐसी वेव आ गई और एक उल्टी आ गई उससे, तो खत्म ही हो जाएगी। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो खत्म हो जाएगी, एम्पलीट्यूड अगर सेम नहीं है तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, ऐसे कुछ बन जाएगी वेव। तो इस टाइप को हम क्या बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और ये वाला डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई पार्ट डिफरेंस आ सकता है, कितना पार्ट डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव के लिए, पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों वेव में। अगर मैं दो वेव को कंपेयर करूँ तो ये दो वेव है ना, दो अलग अलग वेव हैं, तो ये जो पार्टिकल है मेरा, दूसरी वेव के जो पार्टिकल है वो या तो ये पार्टिकल मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, या फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, या फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, दूसरी वेव में जो पार्टिकल होगा। तो उन दोनों पार्टिकल में फेज डिफरेंस कितने का आ सकता है? मान लो पहली वेव का वो ये पार्टिकल है और दूसरी वेव का भी यही पार्टिकल है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 0। 0। और अगर वो ये पार्टिकल हुआ तो कितना आएगा? 2 पाई, क्योंकि एक वेवलेंथ में कितने का डिफरेंस आता है? 2 पाई का आता है। डिफरेंस आपका लैम्डा लैम्डा के बराबर होगा ना, 2 पाई आएगा। और अगर वो ये पार्टिकल होता तो कितना आता? 4 पाई। तो इन जनरल में क्या लिख सकता हूँ इसको? इन जनरल आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ट्रिग्नोमेट्री में, क्या लिखते हो जनरल सॉल्यूशन? ये लिख सकता हूँ 2n पर। यस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दिस इज द कंडीशन फॉर द फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस के लिए क्या कंडीशन आएगी? ये तो ये पार्टिकल होगा तो सेम पाथ डिफरेंस 0। अगर ये वाला हुआ तो कितना होगा? लैम्डा। ये हुआ तो 2 लैम्डा, अगला हुआ तो 3 लैम्डा, इन जनरल n लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव का चेक करें, इसमें बता सकता है क्या आएगा? ये मैंने 5 क्या आएगा? पहले 5 बताओ। क्या आएगा? 2 पाई। नहीं, 2 पाई तो ऊपर चला गया, 2 पाई तो कंस्ट्रक्टिव नहीं हो जाएगा भाई। डिस्ट्रक्टिव मतलब ये और ये आ रहे हैं, तो या तो ये और ये पार्टिकल होगा, कितने का आएगा? अच्छा, π/2। नो, पाई। यहाँ तक पाई होता है ना, पूरी वेव तक 2 पाई होता है। देखो ध्यान से दोबारा, यहाँ तक पाई होता है, आधे आधे लूप का पाई होता है, फिर आधे लूप का पाई होता है, ठीक है। क्वार्टर का π/2 होता है। तो कितना हुआ ये पाई? अगर ये होता तो पार्टिकल 3 पाई। 3 पाई भाई, पाई तो ये हो गया, और ये कितना होगा? इसके बीच का पूरी वेव बन गई, वेवलेंथ आ गई ना ये लैम्डा, तो ये 2 पाई होगा, टोटल 3 पाई। ये बात सही है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? 3 पाई होगा? नो सर। एक बार बता दीजिए। जबकि ऐसी वेव बन रही है पूरी, तो इसकी और इसके बीच में जो पाथ डिफरेंस हमने लिखा था वो लैम्डा लिखा था, और फेज डिफरेंस कितना लिखा था? 2 पाई का, ठीक है। ये आपने यहाँ से यहाँ किया, मान लो मैं यहाँ से यहाँ पूछता आपसे क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में, तब क्या बोलते आप? तब भी इतना ही बोलते, लैम्डा होता है। यस सर। और ये 2 पाई आ जाएगा फिर पाथ डिफरेंस। यस सर। ऐसे क्रस्ट ट्रफ और ट्रफ के बीच में देखोगे तब भी यही आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में देख रहा हूँ मैं, इसके और इसके बीच में, तो ये दोनों केस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए ना, ये और ये के बीच, इसके बीच में, तो लैम्डा ही तो आएगा। क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की दूरी को लैम्डा बोलते हैं, या ट्रफ और ट्रफ के बीच की दूरी को लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा होगा या 2 पाई होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 2 पाई हो गया और यहाँ से यहाँ तक पाई था, तो टोटल कितना हो गया? 3 पाई। यस सर। और अगर ये पार्टिकल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता तो कितना आता फिर टोटल? 5 पाई। 2 पाई और 2 पाई एक वेवलेंथ और ऐड हो जाती तो 5 पाई। तो इन जनरल क्या बनेगा ये? n पाई। नो, 2n माइनस 1 पाई। देखो ये क्या बन रहा है? 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बन रहा है।
तो क्या लिखूं? 2n minus 1. 2n minus 1 pi. 2n, ये तो -1 या +1 बोथ वी कैन राइट, है ना? 2n minus 1 Yeah. पाई अगर लिखूंगा तो आई विल राइट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और अगर मैं लिखूंगा 2n + 1 पाई तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू 0 1 2। मैं फिर 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मेरा पाई आ जाएगा 0 पे, 1 पे 2 3 पाई आ जाएगा और फिर 5 पाई आ जाएगा, सो ऑन। ये सबको क्लियर हुआ? ये डेल्टा इसमें जो आया है डेल्टा पाथ फेज डिफरेंस, ये क्लियर हुआ? ये आएगा। Yes, sir. Yes. अच्छा, अगर पार्ट डिफरेंस की बात करूं तो पार्ट डिफरेंस कितना क्या आएगा इन जनरल? ये तो λ/2 का होगा, बताओ क्या Yes. आएगा? इन दोनों के बीच में λ/2 होगा। भाई ये क्रस्ट है, ट्रफ है, पूरी वेव तो बनी नहीं, आधी आधी वेव है ये। π/2 सॉरी λ/2 या फिर λ/2 + λ यानी 3λ/2, यस सर। यहाँ से तो लैम्डा हो गया ना ये, या फिर 5λ/2। तो इन जनरल क्या लिखूंगा? ऑड मल्टीपल ऑफ 2n plus 1 pi by 2. λ/2, है ना? So this is the path difference. This is the condition for the destructive interference. Clear? Yes, sir. और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें किसी को डाउट है तो बता दो भैया, आपके 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। सर ये चीज मतलब दो वेव्स जब मिलेंगी तो या तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऊपर वाले केस में जब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा था तो 2 पाई था, नीचे वाले केस में हाँ, तो ये कम बढ़ कैसे गया सर? 3 पाई कैसे हो गया? मतलब ये थोड़ा कॉन्टैक्ट होके फैल गया इसका जो वो था। नहीं फैला नहीं है। मैं देखो ये करना, देखो एक सोर्स यहाँ पे है और एक सोर्स यहाँ पे है, S1 और S2, दोनों ने वेव भेजी। आप इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर रहे हो, आपने वेव भेजी ऐसे करके, और यहाँ पे इनका इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है? तो मैं देख रहा हूँ कि जब इसका क्रस्ट यहाँ पे आ रहा है तो इसका ट्रफ आ रहा है या नहीं आ रहा, ये जब इसका ट्रफ आ रहा है तो उसका क्रस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं ये चेक कर रहा हूँ, राइट? यस सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मान लो आपका कंस्ट्रक्टिव में डाउट था आपको, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में डाउट था, क्या डाउट था आपको डिस्ट्रक्टिव में? तो ऊपर वाले केस में जब ये मतलब उसका जो 2 पाई था तो नीचे वाले केस में ये 3 पाई 1.5 कैसे बढ़ गया? अच्छा, 3 पाई क्यों लिया हमने? यस सर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब ये है कि क्रस्ट से ट्रफ मिल रहा है ना, तो एक वेव का वो क्रस्ट है, दूसरे का ट्रफ है, तो एक वेव में तो ये पार्टिकल है मान लो, और दूसरी वेव का वो हो सकता है ये वाला पार्टिकल हो, तो ये वाला पार्टिकल होगा ट्रफ वाला, या फिर ये वाला होगा, या फिर ये वाला होगा, या फिर उससे अगले वाला, ऐसे होगा। अल्टरनेट। माने ये हो सकता है, ट्रफ तो यही है ना हमारे, ये तो क्रस्ट Yes. है, तो या तो ये पार्टिकल होगा, या फिर ये पार्टिकल होगा, या फिर ये पार्टिकल होगा, राइट? इतना क्लियर है? यस सर। अब अगर हम इस वेव में देखें, आपको प्रॉब्लम पार्ट डिफरेंस में आ रही है, फेज डिफरेंस में, या दोनों में? आपका जो डाउट है वो पार्ट डिफरेंस के रिलेटिव में है या फेज डिफरेंस, या दोनों का? सर पाथ। पाथ, ठीक है। इन दोनों पार्टिकल, अगर मान लो एक वेव का वो पार्टिकल ए है और दूसरी वेव का पार्टिकल ये बी है, इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा? ये पूरी वेव में लैम्डा होता है ना, ये λ/2। λ/2 होगा। इस केस में λ/2, तो एक केस तो हो गया λ/2। अगला केस मान लो पार्टिकल ये ना होता, ये होता उस वेव का, मुझे नहीं पता ना कौन सा क्रस्ट है उसका, कौन सा पहला क्रस्ट है, दूसरा सॉरी पहला ट्रफ है, दूसरा ट्रफ है, कोई भी ट्रफ हो सकता है उसका। सर ओके क्लियर हो गया, हो गया। अब क्लियर हो गया? यस तो सर। फिर इस केस में लैम्डा और आ जाएगा, 3λ/2 केस हो गया। अगला केस और 5λ। रहेगा ये। हाँ, आप समझ में आया? यस सर। ओके, और किसी को डाउट अभी भी? पूछ लो, क्योंकि बहुत काम आने वाला है, ऐसा नहीं मैंने एक बार नहीं आएगा, बहुत बार आएगा आपके सामने, तो ऐसा नहीं, अगर कोई डाउट हो रहा है तो पूछ लो भी। हो गया क्लियर? जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया सपोज कि एक आदमी एक
पाइप बजा रहा है, पाइप है। उसने यहाँ से साउंड उसमें डाला, और यहाँ पे वो सुन रहा है, यहाँ पे उसका कान है और सुन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको यहाँ पे साउंड नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है, उसको साउंड नहीं सुनाई दे रहा। तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, साउंड देखो जब यहाँ से आ रहा होगा तो उसमें एक बात तो उसने ये ट्रेवल कर लिया होगा यहाँ से, एक में यहाँ पे चला गया होगा सीधा। तो अगर यहाँ पे साउंड नहीं सुना रहा तो कैसे इंटरफेरेंस हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? Destructive. डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। तो इसका मतलब क्या है कि पाथ डिफरेंस कितना होगा? λ/2। या तो λ/2 होगा या उसका ऑड मल्टीपल कोई भी। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? नो Yes, सर। sir. अच्छा, पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे? जो वेव ने पाथ ट्रेवल किया, एक वेव तो ऐसे ट्रेवल करा और एक ने ऐसे ट्रेवल किया, इन दोनों का ये वाला पाथ तो सेम है, यहाँ से यहाँ तक का पाथ, केवल फर्क कहाँ पड़ा, ये यहाँ फालतू चल गई इधर और ये इधर चली। तो इसका पाथ डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा डेल्टा एक्स, तो कितना आएगा? अगर रेडियस आर है, उसका सेमी सर्कल है, तो बाहर वाले का कितना आएगा पार्ट? पाई आर। Yes. और Yes. अंदर वाले ने कितना ट्रेवल किया? 2r 2r। डायमीटर। ये जो है, अगर ये कंडीशन फॉलो कर ले तो देयर इज नो साउंड। समझ में आया? यस सर। तो ये चीज जो है ज्योमेट्रिकली है, और ये चीज आप ऑप्टिक्स से निकाल रहे हो, या माने आप इससे निकाल रहे हो, वेव से, वेव थ्योरी से। तो दोनों को आप इक्वेट कर रहे हो। पार्ट डिफरेंस जो एक्चुअली होगा उनके बीच में तो ये होगा पाई आर माइनस 2r। आपने उसको इक्वेट कर दिया कि भाई उसके अगर केस ये बना तो डिस्ट्रिक्ट इंटरफेरेंस होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, इनको वो कर रहे हो। तो ये चीज निकालना इजी है हमारे लिए, तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट पार्ट डिफरेंस। ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें कंडीशन क्या होगी, तो आप इजीली कर सकते हो, राइट। ऐसी केस ये होता है, मान लो कि एक आदमी है, उसने कोई साउंड निकाल रहा है, वो कोई सोर्स है, और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो उसे साउंड ऐसे भी आ रहा है और टकरा के भी आ रहा है रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे। तो उसे मान लो कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा, फिर दोबारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो जाएगी ये भी। यस। तो इसमें पार्ट डिफरेंस तो यही केस आ जाएगा, λ/2 2n + 1 पाई। और ज्योमेट्रिकली निकालोगे, कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, है ना, फिर निकालोगे डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे इसका, ये कितना है, हाइपोटेनस कितना है। भाई यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, S1 से पहले ये O पे गया, O से फिर ये P पे गया, तो पार्ट डिफरेंस जो यहाँ पे आएगा डेल्टा एक्स, वो होगा S1O + OP माइनस, ये तो ये वाली वेव चली, और ये वाली वेव कितनी चली, S1P। तो मान लो ये L है और ये L है और ये H है, तो ये तो आपका 2L आ जाएगा, और S1P कितना हो जाएगा, 2 ऑफ, ये आपको निकालना पड़ेगा, √L² + H², ये लिख सकता हूँ मैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पार्ट डिफरेंस ये आएगा। अगर ये आपका λ/2 2n + 1 हुआ तो इट विल बी 0। समझ में आई बात? Yes. ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैंने निकालना तो फाइनल में ऐसे ही है, लेकिन उससे इक्वेट, सॉरी जो हमने निकाला ऐसे, लेकिन इक्वेट किससे करना है, उसके लिए आपको ये समझ होनी चाहिए कि भाई ये कैसे कैसे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव क्या कब होते हैं, डिस्ट्रक्टिव क्या होते हैं, उसके लिए वेव को कैसे आना है, क्या करना है। तो यहाँ पे आप साउंड की बात कर रहे हो, 12th क्लास में आप लाइट की बात करोगे कि दो सोर्स हैं, लाइट इमिट कर रहे हैं, कहीं पे अंधेरा है कहीं पे उजाला है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो वो आप वहाँ पे 12th में लाइट के टर्म में बात करोगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको पाथ डिफरेंस और उससे रिलेटेड जो फेज डिफरेंस होता है उसका आइडिया हल्का हल्का हो गया होगा। Yes, sir. ओके, यस। अब देखिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, उसकी इक्वेशन जनरल क्या होती है, बाकी यूज तो वहीं पे करेंगे। सिंपल हार्मोनिक जो मोशन होता है एक्चुअली उसकी बेसिक कंडीशन ये होती है कि एक्सेलेरेशन जो होता है प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना। जैसे कि मान लो कोई स्प्रिंग है,
और इसको आप अपनी मीन पोजीशन से, ये मान लो अभी ओरिजिनल लेंथ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, 0 फोर्स है, आप इसको x डिस्टेंस इधर कर लो, ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, स्प्रिंग आपका स्ट्रेच हो जाएगा, तो इधर को फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, F इक्वल टू kx फोर्स लगाएगा। kx। तो इसका जो फोर्स होगा kx होगा टुवर्ड द मीन पोजीशन, तो इस पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा F/m यानी kx/m। अब यहाँ पे k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट a प्रोपोर्शनल टू x। Yes. तो इस केस में क्या करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, दिस विल डू द SHM। तो ये जो कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर द SHM, ठीक है। अब a प्रोपोर्शनल टू x है, तो हम इसको लिखते हैं इन जनरल a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। माइनस साइन तो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन है, ये देखो डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, ठीक है। ओमेगा हमारा क्या है, ओमेगा हमारा जो है अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में, ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में हमने रिलेशन पढ़ा था लास्ट क्लास में, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू, है ना। Yes. तो ये क्या है, एफ क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी है जो हर्ट्ज में होगी, ये आपको पता है पर सेकंड कितना कोई वाइब्रेशन कर रहा है, और ये जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो एक्चुअली जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये क्या कर रही है, ये हमें पाथ डिफरेंस की टर्म में बात कर, सॉरी फेज डिफरेंस के टर्म में निकाल रही है चीजों को। आर यू गेटिंग, हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि एक वाइब्रेशन में कितने का फेज आता है, जब ये यहाँ से यहाँ गया, मान लो पार्टिकल, सॉरी यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस आया, तो कितने का फेज बनाता है ये पूरा एक वाइब्रेशन में, 2 पाई। तो एक सेकंड में अगर ये एफ वाइब्रेशन करेगा तो कितने फेज बनाएगा, टोटल फेज डिफरेंस कितना ले आएगा, ये एफ इंटू 2 पाई, Yes. क्योंकि एफ बार वाइब्रेशन कर दिया इसने, ऐसे ऐसे करके एफ बार कर दिया, तो एफ इंटू 2 पाई। तो ये जो चीज है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये आपको बताती है फेज के टर्म में। ये हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताती है फेज के टर्म में, ठीक है। तो इसको जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशंस वो करोगे सॉल्व, अब देखो क्या है आपका a प्रोपोर्शनल टू द ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब a क्या होता है, a होता है हमारा डी बाई डी एक्स, या फिर लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। Yes. अब ये इक्वेशन आपकी x के टर्म में बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे जब इंटीग्रेट वगैरह आप करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। मैंने एसएचएम का बेसिक बता दिया आपको। इसकी इक्वेशन या तो ऐसे आएगी या फिर ऐसे आएगी। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे 2 बार तो आप देखोगे कि ऐसी कंडीशन बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो दिस ऑन इंटीग्रेशन विल गिव यू दिस, इज इट ओके? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये आपका इंटीग्रेशन में आपको ऐसा कुछ दे देगा। अब यहाँ पे क्या देगा भाई, साइन आएगा या कॉस आएगा, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। कंडीशन पे मतलब भाई मान लो ये मेरा स्प्रिंग था और ये अभी ओरिजिनल पे था, मैंने अपनी नेचुरल लेंथ पे था, ठीक है। अब आपने इसको वेलोसिटी इधर को दे दी तो थोड़ा आगे जाएगा, स्प्रिंग इससे पीछे को फोर्स लगाएगा तो इसको क्या होगा, डीएक्सेलेट होगा। ये डीएक्सेलेट होने के बाद क्या करेगा, ये वापस आना शुरू कर, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी कहीं पे जाके इसकी, फिर ये वापस आना शुरू करेगा, फिर यहाँ मीन पोजीशन पे आएगा, मीन तक आता है इससे वेलोसिटी v इधर को आ जाएगी, स्प्रिंग का फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ चुकी है तो ये क्या करेगा, थोड़ा आगे निकल जाएगा, ये क्या करेगा, थोड़ा आगे निकल जाएगा और फिर यहाँ कहीं जाके फिर इसकी वेलोसिटी, अब यहाँ पे जब आगे निकलेगा तो क्या होगा, स्प्रिंग इसको इधर को फोर्स धक्का मारना शुरू कर देगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, धक्का मारेगा उल्टा, तो इसकी वेलोसिटी फिर घटेगी, फिर कहीं जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर इधर को ये चलना शुरू करेगा, फिर मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, फिर ये आगे जाएगा, तो ऐसे करके ये बार बार इन दोनों पॉइंट के बीच में वाइब्रेट करता रहेगा। तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, वी कैन से दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, तो दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन।
ये एक साइड है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी, दूसरी साइड है, इनके बीच में ये वाइब्रेट करेगा, और जहां पे इसको नेट फोर्स 0 मिलेगा उसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन। ये अपने मीन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, और इसका जो मीन से दूरी है मैक्सिमम जो जा सकता है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मैंने बनाई वो क्या बनाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब ओमेगा तो 2 पाई एफ है, तो ओमेगा तो चलो आप फ्रीक्वेंसी से निकाल लोगे, टी इज अ जनरल टाइम। अब बात अटकती है फाई की, कि फाई क्या है और मैं कॉस लिखूं या साइन लिखूं। भाई ए तो मुझे समझ में आ गया, एफ पता है मुझे, ये समझ में आता है मेरे, है ना। अब मुझे समझ में ये आया है कि ये कॉस लिखूं या साइन लिखूं, क्या लिखूं। तो देखो मैं कहता हूं भाई कि आप देख लो, क्या देख लो, कि अगर मान लो टी इक्वल टू 0 पे, देखो इक्वेशन में ये भी लिख सकता हूँ, पहले मैं इन जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, ए साइन ओमेगा टी सपोज, और एक मैं लिखता हूँ ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब पहले मैं फाई को हटा देता हूँ, केवल कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, मैं देखता हूँ कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए। अब मैं देखता हूँ टी इक्वल टू 0 पे मेरी कंडीशन क्या है। मान लो टी इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल यहीं पे है, तो इसका एक्स 0 है, तो कौन सी इक्वेशन से मेरा टी इक्वल टू 0 पे एक्स 0 आ सकता है, ऊपर वाली से नीचे वाली, साइन वाली, इससे आ सकता है। तो मैं इक्वेशन कौन सी यूज करूंगा, ये वाली। तो अगर मेरा स्टार्टिंग जो मैंने अपना टाइम शुरू किया वो तब शुरू किया जबकि मेरा पार्टिकल कहां पे था, मेन पोजीशन पे, तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा। अगर मैंने टाइम स्टार्ट किया पार्टिकल एक्सट्रीम पे था, तो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, टी इक्वल टू 0 पे कॉस वाली लूंगा, cos है ना। अब मान लो ऐसा कंडीशन आ गई टी इक्वल टू 0 पे, इट वाज एट सपोज एक्स इक्वल टू लेट अस से माइनस ए। अब क्या करोगे, तो आप लिखोगे सर मैं लिख देता हूँ कॉस, आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो मैं अगर इसे ओमेगा टी प्लस पाई कर दूं तो टी इक्वल टू 0 पे माइनस ए दे देगा मुझे, यस 0 पे दे देगा ना। या मैं ये बोल सकता हूं कि ये समझ में आया, तो ये क्वेश्चन इसको दे देगी, समझ में आया इतना। यस या मैं ये बोल सकता था इस केस, Yes, sir. हाँ, या मैं इस केस में ये बोल सकता था कि भाई अगर टी इक्वल टू 0 पे मैं पार्टिकल को यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मेरी क्वेश्चन क्या बन रही है, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और एक पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है माइनस ए पे, ये माइनस ए है, ये प्लस ए है। तो ये पार्टिकल, इस पार्टिकल में कितने का फेस का डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कितना है, चलो पाथ कितना है डिफरेंस, 2 है 2a अच्छा फेज डिफरेंस कितना लूंगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, फेज आप मान लो, चलो यहाँ पे 0 मान लो, सपोज ये 0 फेज है, तो जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो फेज कितना होगा यहाँ पे, पाई बाय 2 पाई बाय 2, नहीं पाई नहीं होगा, पाई बाय 2 होगा। फिर वापस यहाँ पे पहुंचेगा तो अब कितना हो जाएगा, पाई पाई। फिर यहाँ पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 और फिर वापस आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई, या 0 बोल लो, ठीक है। तो मैं कह रहा था इस पार्टिकल और इस पार्टिकल में कितने का फेज डिफरेंस है, पाई पाई का, तो ये पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2, पाई का डिफरेंस हुआ नहीं हुआ। यस तो अगर मैं इसकी Yes, इक्वेशन, sir. अगर मैं इसकी इक्वेशन x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लिख रहा हूँ, तो इस वाली क्या लिखनी चाहिए मुझे, ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई लिखनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए, पाई आगे है उससे, वो सेम टाइम पे वो पाई फेज आगे है ना। एक्चुअली ये जो चीज होती है, दिस ऑल इज नोन एज फेज, ये जो है ना ये फेज होता है इक्वेशन का, फेज। तो ये कितना आगे है, पाई फेज आगे है मेरा, तो मेरे को इक्वेशन ये लिखनी चाहिए ओमेगा टी प्लस पाई, राइट। यस अगर मैं इसे साइन की टर्म में लिखना चाहता, तो साइन की टर्म में मान लो मैं इसकी इक्वेशन क्या लिखता है यहाँ पे, मैं इस वाले की इक्वेशन लिखता है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जो यहां से शुरू हो रहा था,
है ना, यहाँ से जो शुरू हो रहा है उसकी इक्वेशन ये लिखूंगा x इक्वल टू x साइन ओमेगा टी। अब ये पार्टिकल इस वाले पार्टिकल से कितना आ गया, मान लो पार्टिकल c है, ये b था आपका ना, ये a था, तो जो b वाला पार्टिकल है c वाले से कितना आ गया फेज में, π/2। π/2 नहीं, ये डिपेंड करता है कि ये पार्टिकल किधर को जा रहा है। मान लो c पार्टिकल है आपका, c पार्टिकल मान लो स्टार्ट ऐसे किया और ये ए बी पार्टिकल है, अब कितना फेज आगे हो गया, भाई सी पार्टिकल ने स्टार्ट यहाँ से इधर को किया शुरू में, तो पहले वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो बी वाला पार्टिकल कितना फेज आगे हुआ, पाई सोच लो। सी वाला जब यहाँ 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 जाएगा तो π/2 होगा, सी वाला जब यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा तो पाई, और फिर यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा फेज, 3π/2। 3π/2 तो बी वाला कितना आगे हुआ सी वाले से, 3π/2 आगे आगे हुआ। yes Yes. तो मैं इसकी इक्वेशन क्या लिखता है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2, ये किसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, बी वाले की। ये बी वाले की इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये पार्टिकल ऐसे स्टार्ट करता है इधर को, तो तब ये इससे कितना आगे होता है, पाई। लेकिन जब ये पार्टिकल ऐसे स्टार्ट करता, अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, मैं इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और जब पार्टिकल इधर को स्टार्ट करेगा तो इक्वेशन क्या लिखूंगा, अगर मैं लिखता हूँ मान लो सेम x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है, मैंने इक्वेशन लिखी x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब मैं इससे, ये तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आया, अब मैं इससे वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूँ, सॉरी a साइन ओमेगा टी लिखूंगा, इसके में लिखूंगा a, हाँ साइन ओमेगा टी लिखूंगा, t इक्वल टू 0 पे 0 आना चाहिए ना, हाँ सही है। अच्छा मैं ये कह रहा था, अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूँ, v इक्वल टू क्या आएगा, a cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ dx/dt निकालूं, तो मेरी वेलोसिटी आएगी पार्टिकल की, x तो डिस्प्लेसमेंट है मेरा, तो क्या आएगा, a cos ओमेगा टी इंटू डिफरेंशिएशन आएगा इंटू ओमेगा, यही आएगा डिफरेंशिएशन। ओके, तो t इक्वल टू 0 पे मेरी वेलोसिटी कैसे आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, t इक्वल टू 0 रखूंगा तो वेलोसिटी a ओमेगा आ जाएगी, cos तो 1 हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव। positive यानी ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, इस पार्टिकल के लिए, इसकी वेलोसिटी तो नेगेटिव थी, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकता था मैं, x इक्वल टू, minus या तो मैं ये लिखता, ये सही है, अगर मैं सॉल्व करूंगा इससे आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, या मैं और क्या लिख सकता था, ऐसे लिख सकता था, यस क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यस अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री से समझना चाहूँ तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और अगर मैं फेज से समझना चाहूँ तो ये मान सकता हूँ कि ये पार्टिकल पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया, तब ये इसके बराबर फेज पे पहुंचा, तो यानी ये पार्टिकल कितना आ गया इससे फेज में, ये वाला पार्टिकल फेज में 3/2 पाई आ पाई। गया, पाई, क्योंकि यहाँ गया तो π/2, फिर π/2 का डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो ये पाई आ गया है, तो यहाँ से भी यही आ रहा है, आप ट्रिग्नोमेट्री से समझना चाहो तब भी पाई इक्वेशन आ रही है और उससे भी पाई आ रही है, तो इन दोनों पार्टिकल के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो डिफरेंट बनेगी। अगर पार्टिकल ने ऐसे स्टार्ट किया तो यू विल राइट a साइन ओमेगा टी, अगर पार्टिकल ने ऐसे स्टार्ट किया यू विल राइट माइनस a साइन ओमेगा टी या फिर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, राइट। यस सर। ऐसी एक्सट्रीम में भी होगा, मैंने इसको a cos ओमेगा टी लिखा था, इस वाले के लिए क्या लिखूंगा इक्वेशन, जो यहां से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए cos ओमेगा टी लिखा है, यहां से स्टार्ट करेगा तो क्या लिखूंगा, t इक्वल टू 0 पे इसका एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए, माइनस a आना चाहिए, यस तो क्या लिखूं इक्वेशन,
cos omega t plus हाँ, या तो cos ओमेगा टी प्लस पाई लिखूंगा या फिर ये लिखूंगा। तो यहाँ भी यही बात आ गई कि ये पाई फेज से आगे है। क्लियर? yes ओके। अच्छा, अब मेरा तो पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है इन जनरल। मेरा पार्टिकल यहाँ से तो स्टार्ट हो सकता है, t इक्वल टू 0 पे यहाँ भी तो हो सकता है पार्टिकल कहीं। yes तो मैं इन जनरल जो इक्वेशन लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई या फिर a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई जो है मैं अकॉर्डिंगली ले लूंगा मेरा पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और किधर को चल रहा है। यह समझ में आई? तो ये जनरल इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन अलग नहीं है। साइन तो कॉस में चेंज हो जाता है, अगर आपका पाई अकॉर्डिंगली पाई बाय 2 हुआ या 3 पाई बाय 2 हुआ तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है। तो ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी थी, ये दीज टू बोथ आर द सेम इक्वेशन। फाई पे डिपेंड करता है फाई कितना है, तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में हो जाएगा। और अगर पाई 0 है तो इक्वेशन ये बन जाएंगी। तो ये सारी इक्वेशन सेम है। समझ में आया? Yes, sir. सारी इक्वेशन सेम है। ठीक है, तो दिस थिंग इज नोन एज फेज। फेज तो मतलब टाइम 0 पे जो पार्टिकल की पोजीशन होगी हम उसे फेज बोलेंगे। हाँ, देखो t इक्वल टू 0 पे आपका फेज कितना आएगा? ओमेगा इंटू 0 हो जाएगा प्लस फाई, yes तो फेज विल बी पाई। तो t इक्वल टू 0 पे जब हमारा फेज होगा वो फाई होगा। तो फाई इज द इनिशियल फेज, कि इनिशियली पार्टिकल जब स्टार्ट कर रहा है उसका फेज क्या है। तो फाई हमारा इनिशियल फेज है। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे जहां पे भी पार्टिकल होगा उसके अकॉर्डिंग हम इनिशियल फेज उसका डिसाइड करेंगे क्या है। जैसे हमने डिसाइड किया कि अगर पार्टिकल हमारा t इक्वल टू 0 पे यहां पे है तो हम क्या लेंगे, फेज उसका 0, है ना। और अगर मैं इक्वेशन ये ले रहा हूं x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पे है तो हम फेज कितना लेते हैं फिर उसका 90। यहाँ पे अगर वो स्टार्ट करता है इनिशियली, मैंने इधर को आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो फेज कितना लेते हैं उसका 180। इधर पे है तो फिर 270। अकॉर्डिंगली हम फेज लेंगे तो इक्वेशन चेंज होती जाएगी। यहाँ पे साइन ओमेगा टी आ जाएगी। अगर आप ये वाली इक्वेशन देखो, फाई को 0 कर दो तो इक्वेशन इसकी आ जाएगी x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर आप यहाँ पे पाई को 90 कर दो इस वाले में तो इक्वेशन कॉस ओमेगा टी हो जाएगी, जो यहाँ पे स्टार्ट करेगा। जो यहाँ पे अगर स्टार्ट करेगा तो माइनस a साइन ओमेगा टी हो जाएगी, यहाँ पे करेगा तो कुछ और आ जाएगी, कॉस में आ जाएगी। तो ऐसे ये चीज होगी। तो ये चीज हमारी इनिशियल फेज बताती है कि हमारा इनिशियल फेज t इक्वल टू 0 पे कितना है, और ये चीज बताती है कि बाकी फेज टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो टोटल फेज हमारा इन दोनों का सम आता है। सर फेज की वैल्यू अपना असाइन कर सकते हैं ना, मतलब जैसे मेन पोजीशन को जरूरी नहीं, एक्सट्रीम को भी 0 कर सकते हैं। हाँ, डिपेंड करता है, आप एक्सट्रीम को भी 0 कर सकते हैं। फिर आपकी कंडीशन वगैरह अगर मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए फिर आपकी, कि वो नेगेटिव पॉजिटिव। मैंने अगर उसने कोई कंडीशन बना ली ना कि कोई इक्वेशन दे दी तो उसने मैंने अज्यूम कर लिया। फिर अगर उसने इक्वेशन आप बना ली खुद ही की, उसने बोला कि ये इक्वेशन है पार्टिकल की, तब नहीं मान सकते आप। लेकिन आपको खुद इक्वेशन बनानी है मान लो, तो आप कोई भी अज्यूम कर लो, कहीं पे भी 0 मान लो, आपकी मर्जी है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो ये हमारा फेज और फेज डिफरेंस हुआ। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ओके, तो चलिए इसको एक बार ढंग से वो करना। मैं थोड़ा सा आपको वेव के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट बता देता हूँ, अभी टाइम है हमारे पास। तो वेव के टर्म में भी हमारा ये फेज और फेज डिफरेंस होगा, तो उसका हमें यूज करना होगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हम निकालेंगे कि हमारा वेव जो है कैसा इंटरफेरेंस कर रहा है, उसमें कैसा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो एसएचएम की जनरल इक्वेशन में आपको बोल रहा था कि एसएचएम की जनरल इक्वेशन हमारी आती है a साइन ओमेगा टी, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, जो भी आप बोलना चाहो, या cos ओमेगा टी बोलना चाहो, एक ही बात है वो सारी, वो डिफरेंट बात नहीं है। ठीक है, प्लस फाई। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि आपने ग्राफ वगैरह पढ़ लिया मैथ्स में? यस सर। ओके, पीरियोडिक फंक्शन वगैरह सब पढ़ लिया? यस यस सर। अच्छा, देखो मान लो ये वेव है हमारी,
और मैं एक पार्टिकल की इक्वेशन बोल रहा हूँ, ये है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। मान लो ये पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पे, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये पार्टिकल ऐसे इसके अबाउट वाइब्रेट करता रहेगा इस लाइन में, इसके अबाउट वाइब्रेट करता रहेगा, इस मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा ये, ठीक है। तो इसकी ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मेरी आ रही है, वो क्या आ रही है, पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है वो कि कैसे वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो उसको वाई भी लिख सकता हूँ, इस केस में मान लो उसको वाई मान लेता हूँ मैं। तो पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है। अब एक ये पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल कहीं और है, मान लो एक पार्टिकल आपका जो है, मैं इसकी इक्वेशन पहले सिंपल मान लेता हूँ, ए साइन ओमेगा टी सपोज। तो टी इक्वल टू जीरो पे होना चाहिए वैसे तो ये, तो मान लो ये वाला पार्टिकल है वो, ठीक है। अच्छा, अब मान लो एक और कोई पार्टिकल है और वो इससे कुछ दूरी पे है, सपोज वो इससे लेट अस से एक्स दूरी पे है, एक्स दूरी पे यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है। अब ये तो जो ऊपर नीचे पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल की वाई पोजीशन बता रहा है, और इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, डी वाई बाई डी टी निकालूं तो क्या आएगी, पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। yes, इसके अलावा इसमें एक और वेलोसिटी होगी जो वेव वेलोसिटी होती है। तो वेव यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, तो वेव हमारी जो है इधर को ट्रेवल कर रही है, इसकी स्पीड हम उससे देंगे टी वाई म्यू, जो हमारा फॉर्मूला होता है। पार्टिकल वेलोसिटी जो हमारी होगी वो इससे आएगी, तो ये आ जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इस केस में अगर ऐसे निकालना चाहो आप, अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग आएंगी, ऐसी वेलोसिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। ये टाइम के साथ वेरी करेगी, क्योंकि फंक्शन आपका टाइम के साथ वेरी करेगा, पीरियोडिक फंक्शन है। आप देखो यहाँ पे क्या है, वेव वेलोसिटी इधर को है, पार्टिकल वेलोसिटी इधर को, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो ट्रांसवर्स वेव है हमारी, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होनी चाहिए आपकी। अब देखो जो ये पार्टिकल जैसे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, जो इस पार्टिकल की जो डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ रखा है, उसे यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ए से बी तक पहुंचने में? x by v एक्स बाई वी डब्ल्यू टाइम लगेगा। एक्स बाई वी डब्ल्यू में पार्टिकल यहाँ पहुंच जाए, ये वाइब्रेशन यहाँ पहुंच जाएगा जो ए पे था, राइट। yes, अब मान लो जब ये वाइब्रेशन आगे गया, पार्टिकल यहाँ पे हो गया मान लो सपोज, और ये पार्टिकल कहीं और था, बी पार्टिकल, फिर दोबारा जो यहाँ से वाइब्रेशन यहाँ पहुंचेगा उसको कितना टाइम लगेगा, एक्स बाई वी डब्ल्यू। yes, फिर ए पे नया वाइब्रेशन आया, उसको फिर बी तक जाने में एक्स बाई वी डब्ल्यू लगेगा। yes, तो जो पोजीशन एक्स की, सॉरी ए की अभी है, क्या हम बोल सकते हैं बी की जो है वो इतने टाइम बाद होगी सेम पोजीशन, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग ना। जो पोजीशन ए की अभी है इस टाइम पे टी इक्वल टू 0 पे, वो बी की होगी टी इक्वल टू इस पे। yes, sir. जो ए के लिए टी इक्वल टू 0 की पोजीशन है, वो बी के लिए टी इक्वल टू एक्स पे इस पे पोजीशन होगी, राइट। इसमें किसी को डाउट? अच्छा, तो इसकी जो टी इक्वल टू 0 की पोजीशन है, वो इसकी कब हुई होगी? minus x by v इस टाइम पे हुई होगी, बी की जो इसके अभी की पोजीशन है, ये बोल सकते हैं हम लोग, राइट। ओके, तो देखो अगर आप इसकी इक्वेशन को लिख रहे हो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये किसकी इक्वेशन है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हमारी इक्वेशन है, मान लो ए की। तो जो b का y होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखूं यहाँ पे, t की जगह क्या लिखूं ताकि मेरा b का y आ जाए। आपको पता है कि a के y और जो a का y t इक्वल टू 0 पे होता है, b का y इस टाइम पे होता है। yes, तो और जो b का होता है, मैंने अपने रिलेशन निकाल लिया ऐसे, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं ताकि इस इक्वेशन से ही मेरा b का इक्वेशन तो मेरे को एक ही पता थी, अब मैं y की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ, y की पार्टिकल की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ, तो सॉरी b के पार्टिकल की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ। तो b का जो पार्टिकल की इक्वेशन है, इसमें मैं क्या टाइम फिट करूं कि वही इक्वेशन b के पार्टिकल के लिए यूज हो जाए। x by v x बाय वी डब्ल्यू टाइम लिखूं या टी, मैं टी प्लस समथिंग लिखूंगा ना। जो पोजीशन a की है वो b की या तो टी प्लस समथिंग में होगी या टी माइनस समथिंग में होगी। yes,
तो यहाँ पे अगर मैं टी पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या पुट करूँ? ये लिखूं? ये बात समझ में आई नहीं सबको? इसको ध्यान से सर देखिए। फाइव के टर्म्स में से लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग वी की टर्म में निकालना चाह रहे हैं ना। मान लो वी की टर्म में अगर निकालना चाह रहे हैं तो क्या लिख सकता हूं मैं? यानी जो बी की वाई की जो पोजीशन इतने टाइम पे रही होगी टी माइनस एक्स डब्ल्यू पे जो रही होगी, वो अब किसकी पोजीशन होगी? बी की। जो ए की पोजीशन, सॉरी, इसमें रही होगी भाई, ए की पोजीशन जो टी माइनस एक्स बाय बी डब्ल्यू पे रही होगी, ए की पोजीशन, वो अब किसकी होगी? टी इक्वल टू टी पे किसकी पोजीशन होगी? वो बी की। बी की। वो कंडीशन बी की होगी, है ना? अगर ये समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इक्वेशन को देख लो कि इक्वेशन ऐसे बनेगी इसकी बी की, ठीक है? अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। ये फिर बन जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाय वी। तो इन जनरल किसी पार्टिकल की इक्वेशन हमारी ये बन सकती है जो कि एक्स दूरी पे है, ठीक है? अब इसको जब आप आगे और सिंप्लीफाई करोगे तो ओमेगा को हम 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन और फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर 2 पाई बाय टी इंटू टी हो जाएगा, माइनस इसको ओमेगा को आप कॉमन भी ले सकते हो बाहर, तो ये क्या हो जाएगा? टी माइनस एक्स बाई वी हो जाएगा। चाहो तो ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया था। अगर आप चाहो तो इसमें टी को 2 पाई एफ कर सकते हो, वी को हम चाहें तो और कुछ लिख सकते हैं। तो इसको फिर हम कई डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको हम अगली क्लास में देखेंगे डिफरेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है? अभी केवल इतना ये बताओ कि समझ में आया कि अगर जो पोजीशन ए की इतने टाइम पहले रही होगी, अब वो पोजीशन बी की होगी, तो जो मैंने इक्वेशन ऑफ ए की होगी इतने टाइम पहले, वो मैंने बी के लिए यूज कर ली यहाँ पे, है ना? तो वो यूज कर ली तो मेरी आ गई वहां से इक्वेशन। ये समझ में आई बात? ओके, तो इसकी जो जनरल इक्वेशन है हम ये लिख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप v को चाहो तो v को हम 2 पाई बाय लैम्डा कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, उसको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में क्या क्या कर सकते हैं। इससे हमारी क्या होगी? एक मूविंग जो वेव है हमारी, जो वेव ट्रेवल कर रही है, उसका एक जनरल इक्वेशन बनेगी। जनरल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड अ पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव, उन सबके टर्म में और एक टाइम के टर्म में हमारी एक जनरल इक्वेशन बनेगी कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वेव में किसी पर्टिकुलर जगह पे वो कितनी होगी, ठीक है? तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा और। इसको आप एक बार बाकी चीजें देख लेना, अगर किसी को समझ में नहीं आए, फेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको एक बार देख लेना, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, राइट? चलिए, टिल देन गुड बाय। हैप्पी न्यू ईयर। ओह, वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। पिछले साल बड़ा खराब रहा सबका, इस साल जो है सबका अच्छा प्रोग्रेस हो और सारी जो टेंशन आपकी वो सक्सेस मिले, ठीक है? चलिए, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं फिर, टिल देन गुड बाय। हरे